प्रिय छात्रों, मैं आज आपको क्रांतिकारी आतंकवाद के बारे में बताने जा रहा हूं कि हमने अब तक उदारवाद, उग्रवाद जैसी विचारधाराएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चालू हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज़ों के दमनात्मक रवैये और उनकी विभिन्न प्रकार की नीतियों के खिलाफ जो राष्ट्रीय जागृति के रूप में उभर कर के सामने आई, उनमें सबसे पहले उदारवादी थी, इसके बाद में उग्रवादी विचारधारा है। दोनों की अपनी अपनी उपलब्धियां थीं, लेकिन कुल मिलाकर के फिर एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसे कि क्रांतिकारी आतंकवाद के नाम से जाना गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारत के राजनीतिक मंच पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमने पहले बताया था प्रादुर्भाव हो चुका था और इस दल में उदारवादी राष्ट्रवादियों का प्रभुत्व था, लेकिन बाद में उग्रवादी विचारधारा का भी प्रभुत्व प्रादुर्भाव हुआ। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी दल का प्रादुर्भाव हो रहा था, उसी समय भारत में एक अन्य विचारधारा का भी जन्म हो रहा था जिसे क्रांतिकारी आतंकवाद की संज्ञा दी गई। करजन के बंगाल विभाजन के उपरांत इस विचारधारा को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला और भारत के अनेक भागों में अनेक क्रांतिकारी संगठन एवं क्रांतिकारी युवाओं का जन्म हुआ। ये क्रांतिकारी वैधानिक आंदोलन में विश्वास कतई नहीं रखते थे और वे औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता को हिंसात्मक तरीके से और इस तरह के साधनों से उखाड़ फेंकना में विश्वास रखते थे। इसके लिए वे पश्चिमी क्रांतिकारी उपायों जिनके अंतर्गत कि बंदूकें, पिस्तौल, बम आदि की सहायता से प्रशासकों की हत्या करने और उन्हें डराने के पक्षधर में थे। उनका यह विचार था कि इस प्रकार की आतंकवादी कार्यवाही द्वारा एक और भारतीयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जाए एवं दूसरी ओर ब्रिटिश शासन को भारत में चलना असंभव कर दिया जाए ताकि अंग्रेज विवश होकर के भारत को छोड़ दें। आतंकवाद, अब यदि हम आतंकवाद और उग्रवाद में अंतर करने चले तो हम इसमें पाएंगे कि क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा का विकास उग्रवादी विचारधारा के साथ ही हुआ था। उग्रवादी नेताओं एवं आतंकवादियों में अनेक बातों में समानता हमें दिखाई देती है। दोनों ही दलों के नेता धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थे। दोनों ही औपनिवेशिक व्यवस्था की न्यायप्रियता तथाकथित दानशीलता में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। दोनों को पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत ही अधिक घृणा थी, क्योंकि दोनों का मानना था कि अंग्रेज प्रजातीय श्रेष्ठता के आधार पर भारतीयों को घृणित जाति समझते थे। इस कारण दोनों का स्वरूप उग्र राष्ट्रवादी रहा, किंतु दोनों की कार्यविधि में कुछ अंतर भी था। एक और जहां उग्रवादी नेता राजनीतिक आंदोलन, विदेशी माल एवं संस्थाओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और उनके प्रचार प्रसार आदि में विश्वास रखते थे और लगातार उन्होंने इस तरह से आंदोलन चलाए, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी पाश्चात्य विचारधारा से एक तरह से प्रभावित थे। वे पाश्चात्य तौर तरीकों के आतंकवादी साधनों में के हिमायती थे। वे राजनीतिक हत्याएं, रेल डकैतियां, गाड़ियों आदि पर बम का प्रयोग का अनुसरण करते थे। उनका विचार था कि राजद्रोहात्मक सिद्धांतों की शिक्षा दी जानी चाहिए एवं युवाओं को शारीरिक रूप से पूर्णतः प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। अब क्रांतिकारी आतंकवादियों के यदि उदय के कारणों की ओर हम ध्यान आकर्षित करें तो हम बता सकते हैं कि क्रांतिकारी आतंकवाद उग्रवादी विचारधारा के साथ ही साथ प्रारंभ हुआ था। इसके उदय के वही कारण थे, वही जड़ें थीं जो उग्रवादी विचारधारा को पनपाने में सहयोगी रहे। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति एवं अन्य घटनाओं ने इस विचारधारा को पनपने में पूर्ण रूप से भूमिका अदा की।
आंदोलन के उदय के कारणों में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उदारवादी एवं संवैधानिक सिद्धांतों की विफलता इसका प्रमुख कारण रही। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उदारवादी कांग्रेसी निरंतर संवैधानिक आंदोलन के द्वारा सुधार के हिमायती बने रहे, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। अनेक अवसरों पर नेताओं को अपमानित होना पड़ता था। इन उदारवादियों की असफलता के कारण युवाओं का संवैधानिक मार्ग में कतई विश्वास नहीं रहा। उन्हें यह लगने लगा कि उदारवादियों की समान पद्धति अपनाने से भारतीयों को हाथ में कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए उग्रवादी आदर्श से प्रेरित होकर क्रांतिकारी मार्ग की ओर उन्मुख हो गए और उन्होंने इस विचारधारा का प्रश्रय दिया कि क्रांतिकारी उपायों के लिए शक्ति का संचय करना ही होगा। दूसरी बात थी ब्राह्मण प्रतिक्रिया, यानी कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकार ने आतंकवादी आंदोलन को ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी माना है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक एवं लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन्स रोल का मत था कि भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद पश्चिम के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ही था। उसे कट्टरवादी हिंदुओं ने प्रेरित किया। प्राय आतंकवादियों के गुप्त संगठन धर्म से प्रेरणा लिया करते थे। उनका मानना था कि दक्षिण का ब्राह्मण अत्यंत ही लड़ाकू और तलक उनके नेता हैं, लेकिन इस विचारधारा से सहमत दक्षिण का ब्राह्मण लेकिन विचारधारा से सहमत नहीं हुआ, जो नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन पंजाब में तो गैर ब्राह्मणों में ने ही यह आंदोलन शुरू किया था। संभवतः वैलेंटाइन रूल के मस्तिष्क में यह सब लिखते वक्त तिलक एवं सावरकर ही एक तरह से छाए हुए थे। आर्थिक कारण भी इस विचारधारा के उपजाने में महत्वपूर्ण भूमिका की। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चारों ओर आर्थिक असंतोष में वृद्धि होती जा रहा था। बड़े पैमाने पर मानव निर्मित अकालों एवं महामारियों ने तबाही मचा दी थी। वस्तुतः इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का होना इतिहास में स्वाभाविक ही था, किंतु अधिकांश अकाल अंग्रेजों की शोषक भरी आर्थिक नीतियों के कारण ही पनपे थे। दूसरी ओर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के समय अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत ही अक्षुण्ण का भरा रहा। सरकार की ओर से नगण्य ही राहत कार्य किए, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ होने को मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता की भावना भी लोगों में घर कर गई थी। कांग्रेस के प्रसिद्ध उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय का इस संदर्भ में मानना था कि क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव विकास युवाओं में स्वतंत्रता की भावना प्रेरित करने के लिए बहुत था। सरकार का दमनात्मक रवैया भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। क्रांतिकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने में सरकार की दमनकारी नीति सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी ठहराई जा सकती है। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यह आंदोलन सरकार की दमनकारी प्रतिक्रियावादी नीतियों का एक स्वाभाविक ही परिणाम था। करजन के बंगाल विभाजन के दौरान देश के एवं विशेष रूप से बंगाल में जो उग्र जन आंदोलन चला, ब्रिटिश सरकार ने उसका कठोरतापूर्वक दमन ही किया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला। आधुनिक शोधों में अनेक ब्रिटिश शासकों के भी ऐसे व्यक्तित्व मिलने लगे हैं जो सरकार की दमनकारी नीति को ही क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय के लिए उत्तरदायी मानते हैं। 1908 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखा कि जो राजद्रोह एवं अन्य अपराधों के संदर्भ में जो दिल दहलाने वाले दंड दिए जा रहे हैं, उनके कारण वे अत्यंत चिंतित और चकित थे। शांति व्यवस्था लाने के लिए अत्यधिक कठोरता के उपयोग में से सफलता नहीं मिलने पर भी उन्होंने ऐसा किया।
इसका उल्टा ही परिणाम हुआ और वो लोग इसके प्रत्येक बम का प्रयोग करने के मजबूर हो गए। लॉर्ड कर्जन का यह वक्तव्य एक भविष्यवाणी के रूप में साबित हुआ। तो ये मोटे रूप से इस आतंकवादी विचारधारा को पनपाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर गए और जिसके कारण ये आंदोलन की प्रवृत्ति ने जन्म लिया। धन्यवाद।